हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईथन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। इस समय मैं बुरे समय से गुजर रहा हूँ। मुझे नौकरी से निकाला जा चुका है और ये नौकरी मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। अच्छी नौकरी थी, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे उस कंपनी से निकाला गया और उसके बाद मेरी बदनामी भी की गई। आप ईमानदारी से काम करें तो लोग आपको पसंद नहीं करते। मैं भी ईमानदारी से काम कर रहा था, शायद इसीलिए मुझे उस काम से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था मैं दोबारा नौकरी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। जहां पर भी मैं जाता वहां वो खबर पहुंच चुकी थी। इसीलिए मुझे लग रहा था मुझे अपना काम बदलना होगा। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें माहिर बन जाते हैं। अगर आपको प्रोफेशन बदलना पड़े फिर तो बड़ी मुसीबत पड़ सकती है। जैसे ही 3 महीने बीत चुके थे, मुझे लगा कोई भी काम मिल जाए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता नहीं रहा था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने बस अपनी गर्लफ्रेंड को यही कहा था, मैं वो नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, काम में मन नहीं लगता। और मेरी गर्लफ्रेंड कहा करती थी, काम में मन लगाना सीखो, देखो हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। शादी से पहले मैं चाहती हूँ तुम काम मन लगाकर किया करो। मैं उसे क्या बताता। मुझे काम से निकाल दिया गया है और उसके बाद मैं एक अच्छे काम की तलाश करना चाहता था। कम से कम तनख्वाह उतनी तो मिले जितनी पहले काम पर मिलती थी। अगर उससे आधी मिलेगी तो मैं गुजारा कैसे कर पाऊंगा। मैंने अपने जान पहचान में जितने लोग थे सबको कहा था कोई अच्छी नौकरी दिला दो, लेकिन सब मुझे गलत नज़र से देखते थे। सब मुझे चोर समझ रहे थे। इसीलिए मुझे लगा शहर से बाहर कोई काम मिल जाए। मैं अखबार में तलाशने लगा और एक काम पर मेरी नज़र पड़ी। एक कब्रिस्तान में कर्मचारी के रूप में काम करना, रिकॉर्ड कीपिंग, कब्रिस्तान की सफाई। लेकिन तनख्वाह अच्छी थी, जितनी मैं लेता था उससे थोड़ी ज़्यादा। यार, कोशिश करके देखता हूँ, अगर तनख्वाह अच्छी मिल रही है तो क्या ही बुरा है। 6-7 महीने ये काम करूँगा, तब तक कोई और काम मिल ही जाएगा। इस तरह से ठीक रहेगा। मैं उस काम को पाना चाहता था और मुझे पता था और लोग भी होंगे। ये काम को ढूंढने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। लेकिन जब मैंने कांटेक्ट किया, वो आवाज़ बड़ी भारी थी। उस आदमी ने कहा, तुम्हारा चुनाव हो चुका है ईथन। मैंने कहा, सर आपको कैसे पता मेरा नाम ईथन है? उसने कहा, मुझे पता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिस नंबर से फ़ोन आया है मेरे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तुम सच में ये काम करना चाहते हो? मैंने कहा, जी सर, थोड़ी मुसीबत है। उसने कहा, तुम ईमानदार हो, तुमने चोरी नहीं की थी। चोर कोई और था, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, इसीलिए तुम्हें काम से निकाला गया है। डरने की कोई बात नहीं, यहाँ ऐसी परेशानी नहीं आने वाली। बताओ कब से काम शुरू करना चाहते हो? मेरे मुंह की बात वो आदमी छीन रहा था, जैसे मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने कहा, सर क्या ये काम मैं कर पाऊंगा? और मुझे सामने से जवाब मिला, हाँ बिल्कुल, हमें तुम्हारे जैसे लोग ही चाहिए होते हैं और तुम सबसे बेहतर हो। एक कब्रिस्तान में ऐसा आदमी ही काम करना चाहिए जो भूतों प्रेतों पर बिल्कुल यकीन न करता हो और बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला हो और ईमानदार हो। अब इस बात पर थोड़ा सा शक है, वो चोरी तुमने नहीं की थी। क्या तुम सच में ईमानदार हो? मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। काम छोड़कर भागोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं सर, काम छोड़कर नहीं भागूंगा, लेकिन काम में कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि इस काम के इतने ज़्यादा डॉलर क्यों मिल रहे हैं? उसने कहा, वो यहाँ आकर तुम्हें पता लग जाएगा। आज रात 8 बजे क्या तुम इस कब्रिस्तान में आ सकते हो? मैंने कहा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा था, हैरान था मैं। ऐसी जगह पर इतना बड़ा कब्रिस्तान बना है, आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। और वो आदमी कहने लगा, ये जितनी भी ज़मीन है ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, यानी हम यहाँ के मालिक हैं। हमने ये जो ज़मीन है इसे दान दिया है कब्रिस्तान के रूप में। आसपास हमने किसी और कस्बे का निर्माण होने नहीं दिया। हम चाहते हैं ऐसे ही आसपास कुदरती हरियाली बसी रहे। अब ये कब्रिस्तान में रात के वक्त काम करना होगा, दिन के वक्त मैं खुद संभाल लूँगा। रात के वक्त रिकॉर्ड कीपिंग करना, अगर कोई आता है उससे सवाल करना, और रात के वक्त ही तुम्हें गार्डनिंग भी करनी होगी, सफाई करनी होगी,
फ्लड लाइट लगी हुई है, इलाका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी बहुत कब्रों की सफाई, आसपास पौधों को काटना, क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैंने कहा जी सर, काम की बहुत ज़्यादा तलाश है, आपको तो पता ही है, मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे। वो आदमी मुस्कुराया और फिर कहने लगा, आज से काम करना चाहोगे? नहीं नहीं, आज तुम तैयारी करके नहीं आए हो, कल से काम करोगे तुम। सही कह रहा हूं ना? वो आदमी मेरे मुंह की बात छीन रहा था और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काम करने में मज़ा आएगा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन रात के 8 बजे मैं वहां पर गाड़ी पार्क कर रहा था। वो आदमी कब्रिस्तान से बाहर आया और फिर कहने लगा, ये लो चाबी, गेट खोलना और उसके बाद अंदर से गेट को बंद कर लेना। आगे एक बेल लगी है, ये कब्रिस्तान नहीं है, बिल्कुल एक घर की तरह है। अगर कोई बेल बजाए यानी कि वो विजिट करना चाहता है, जब भी कोई विजिटर आए तुम्हें बोर्ड में उसका नाम लिखना है, रजिस्टर में भी उसका नाम लिखना है, उससे सिग्नेचर करवाने हैं। और यहाँ पर एक बेसमेंट भी है, वहाँ पर भी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। तुम जो भी काम करोगे वहाँ पर तुम्हें लिखना होगा। बाकी छोटे मोटे काम और आएंगे जो मैं तुम्हें फ़ोन पर बताऊँगा, वो भी करने होंगे। और इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम पूरी रात गार्डनिंग करते रहो, लेकिन कब्रों के ऊपर हल्के फुल्के फूल साफ करना या आसपास घास साफ करना या छोटे मोटे पेड़ों की कटाई, इतना काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा जी सर, बिल्कुल। और इस तरह मैंने काम की शुरुआत की थी। उसने मुझे काम के कई छोटे मोटे नियम समझाए थे, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना। कब्रों के ऊपर पैर नहीं रखना है, ये इज्जत की बात होती है और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता था। रात के 12 बजे यहाँ पर एक घंटा है, वो बजाना है और वो पूरे 12 बजे बजाना है, और ताकि मैं भी 12 बजे जागता रहूं। मैंने काम शुरू कर दिया। आसपास से थोड़ी घास को हटाना, उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करना, कमरे की सफाई करना। नीचे बेसमेंट देखी मैंने, जहाँ पर कई शेल्फ थी, वहाँ ढेर सारी किताबें रजिस्टर रखे हुए थे, लेकिन वो जगह पूरी तरह से साफ थी, उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैं ऊपर आया, घास को साफ किया, आसपास की कब्रों को देखा। कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा कब्रें नहीं थी यहाँ पर। पीछे खुला मैदान था जहाँ पर घास की कटाई पहले ही हो चुकी थी। घास काटने वाली मशीन एक तरफ पड़ी थी। थोड़ा काम किया मैंने। वक्त 12 बजे का था और 12 बजे मैंने घंटा बजाया। जैसे ही मैंने घंटा बजाया, वहाँ लाइट फ्लिकर की थी। इस आवाज़ ने कुछ तो ऐसा किया था जिससे यहाँ जितनी भी फ्लड लाइट लगी थी वो फ्लिकर कर रही थी। और ऐसा नहीं, वो एक ही तरह से फ्लिकर कर रही हो जैसे कोई तार हिल गई हो, बल्कि हर लाइट अलग तरह से फ्लिकर कर रही थी। जिसके बाद 1 सेकंड में ये सब हुआ, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मैं उस कमरे में आया, देखने लगा। अंदर बेल लगी है, बाहर से कोई बेल बजाएगा तो मुझे पता लग जाएगा। तब तक थोड़ा आराम करता हूँ, यानी सोऊंगा नहीं, लेकिन कुर्सी पर टांगे ऊपर करके बैठा रहूँगा। इस तरह से रात गुजरी थी और उस रात कोई नहीं आया था। सुबह मैंने रजिस्टर चेक किया, ठीक है, कोई आया ही नहीं तो क्या करूँ। लेकिन रजिस्टर में एक नाम था, एक सिग्नेचर थे, रात के 2 बजे। लेकिन रात को तो कोई आया ही नहीं। अरे यार, ये किसने लिख दिया, पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। मुझे लगता है ये पहले से लिखा था। यार, मैं ध्यान ही नहीं देता, गलत पेज पर तो आज की तारीख नहीं डाल दी। कोई बात नहीं, उस आदमी से थोड़ा बात करता हूँ, फिर देखता हूँ। सुबह वो आदमी गेट के आगे खड़ा था। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, मैं कहने लगा, अरे सर, आप पहले ही आ गए थे तो बेल बजानी थी। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं बेल नहीं बजाऊंगा, तुम्हें सही समय पर बाहर निकलना है, सही समय पर ही तुम अंदर जाओगे। ये अनुशासन होता है, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। जब तक तुम काम करना चाहते हो तुम काम करोगे, जब तुम बाहर आओगे तब मुझे काम करना होगा। मैंने कहा, जी सर, बिल्कुल। फिर उसने मुझसे पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई, काम ठीक तो लगा ना? हाँ, माना कब्रिस्तान है, रात के वक्त कब्रिस्तान में रहना खौफनाक अनुभव होता है।
डरे तो नहीं? मैंने कहा जी नहीं सर, मैं कब्रिस्तान वगैरह से नहीं डरता, बल्कि मैं कब्रों के आसपास घूमता रहा। मेरा मानना है जो मर चुका है वो तो मर चुका है, उसके बाद वो क्या ही कर सकता है। तो ये एक कब्रिस्तान नहीं है, ये लाशों का ढेर है मेरे हिसाब से। फिर मैंने उसे कहा जी हाँ, एक थोड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने जहाँ पर डेट डाली वहाँ पर किसी ने पहले ही नाम और सिग्नेचर लिखे हुए थे 2 बजे के। रात को तो कोई आया ही नहीं, तो वो काम मैंने नहीं किया। अब क्या मैं उसे काट डालूं या क्या करूं? उसने कहा काटने की ज़रूरत नहीं है, जब अपने आप नाम आ जाए, कोई लिख कर चला जाए, कोई साइन करके चला जाए, तो उसे काटना नहीं है। कुछ भी अपने आप नहीं होता, ये किसी ने तो किया होगा। अब ये तुम्हें पता नहीं लगाना है, जो अपने आप होता है वो हो गया समझो, तुम शांत रहना। उस आदमी ने जब ये कहा, मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। इसका क्या अर्थ अपने आप नाम आ गया? अरे बेवजह डराने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं मुस्कुराया और गाड़ी लेकर घर निकल आया। पहला दिन था ना, बड़ा मुश्किल महसूस हुआ मुझे, क्योंकि जब आप काम बदलते हैं एक बार आपके अहम को भी चोट लगती है। कहाँ मैं एक कंपनी में काम करता था, कहाँ अब कब्रिस्तान में काम करता हूँ। माना 20% इंक्रीमेंट लग चुका है, उससे ज़्यादा तनख्वाह है, ज़्यादा डॉलर आएंगे तो ज़्यादा बचत हो पाएगी। देखते हैं कब तक मैं ये काम कर पाता हूँ। जब अच्छा काम मिला तो छोड़ दूंगा, चाहे कल ही मिल जाए। रात के वक्त फिर से मैं गेट के आगे खड़ा था। जैसे ही मैं बेल बजाने वाला था, वो आदमी गेट के पास होगा। उसने गेट खोला और कहा, बेल मत बजाओ, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आज तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, तुम्हें ये आज की रात करना होगा। रात के वक्त अगर किसी कब्र से तुम्हें आवाज़ आती है तो नोट करना किस कब्र से आवाज़ आ रही है। कोई स्पीकर वगैरह कुछ भी हो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ नोट डाउन करना है। उसके बाद किसी कब्र के ऊपर अगर तुम्हें फूल दिखते हैं तो वो भी नोट डाउन करना है कि किसकी कब्र के ऊपर फूल रखे गए हैं। बस इतना। आज रात ये काम करोगे ना? ज़्यादा कोई मुश्किल तो नहीं है? मैंने कहा जी जी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, नोट डाउन करना है, इसमें मुश्किल क्या हो सकती है। बाकी मैं रात के वक्त ये काम करूँगा। उसने कहा जब तुम्हारी मर्जी हो, काम में आज़ादी है पूरी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और मैं कमरे में आया और सोचने लगा, रजिस्टर कहाँ है? ये रहा। अब नोट डाउन क्या करना है? बड़ी कमाल की बात है। कब्रों से आवाज़ आए तो उसे नोट डाउन करना है, किस कब्र से आवाज़ आ रही है। बताओ ज़रा, कब्रों से कौन सी आवाज़ आती है? बेवजह डराने की कोशिश कर रहा था। फिर भी रात को घूमना होगा, टास्क दिया गया है। बाकी कहाँ फूल रखे हैं तो देखते हैं। रात के वक्त 12 बजे तक थोड़ा घूमा था, किसी कब्र से कोई आवाज़ नहीं आई, कहीं पर कोई फूल नहीं रखा गया था। रात के 12 बजे वाला जब मैंने घंटा बजाया था, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और उसके बाद फिर से मैंने घूमना शुरू कर दिया। यकीन कीजिए, पूरी तरह से सन्नाटा था। टिड्डों की आवाज़, हवा की आवाज़, और जब मैं चलता, पत्तियों पर पैर रखता तो हल्की हल्की आवाज़ होती। फुसफुसाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी मुझे, ऐसी आवाज़ जैसे कोई पास में फुसफुसा रहा हो। घबराया मैं, डरा, लेकिन फिर खुद को संभाला। अरे कब्रिस्तान है, सब मर चुके हैं, बेवजह डरने की बात नहीं है। लेकिन आवाज़ कहाँ से हो रही है? उसने कहा था कब्रों से आवाज़। अरे ये भी तो कहा था कहीं कोई स्पीकर होगा तो उससे आवाज़ आ रही हो तो बता देना किस कब्र से आवाज़ आ रही है। तो देखता हूँ वो फुसफुसाने की आवाज़ थी, जैसे कोई बोल रहा हो सकता है रेडियो में बोल रहा हो सकता है कोई ऐसा ही प्लेयर वहाँ रखा गया हो। एक कब्र थी जिससे आवाज़ आ रही। कान लगाकर सुनना नहीं चाहता था, पास में साफ आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे एक डायरी में नोट डाउन कर लिया। कहाँ पर फूल रखे गए थे मैंने वो भी नोट डाउन किया, और अगले दिन सुबह मैंने उस आदमी को इसके बारे में बताया और वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये अच्छी बात है। काम ठीक था ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बाकी घास वास साफ करने के साथ अगर ये काम करना पड़े तो बुरा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं सर, कोई बात नहीं, राउंड लगाता हूँ तो ये देख सकता हूँ, लेकिन हर बार ऐसा कुछ होगा? उसने कहा हाँ, जहाँ जहाँ से आवाज़ आती है नोट डाउन करना है, कहाँ कहाँ फूल रखा है नोट डाउन करना है। अब रात के वक्त भी ये काम ज़रूर करना।
रात के वक्त फिर से मैंने ये काम किया। इस बार किसी और कब्र से आवाज़ आ रही थी। मैंने नोट डाउन किया। अलग अलग कब्रों पर दिन के वक्त लोग आकर फूलें रखकर जाते ही हैं। मैंने वो नोट डाउन किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी विजिटर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद सुबह के वक्त रजिस्टर में नाम लिखा होता, सिग्नेचर हुए होते, और मैं सोचता रह जाता, ये कौन करके चला जाता है? मुझे लगता है इनविजिबल इंक से लिखा गया होगा। जब मैं आता हूँ वो आदमी लिख कर जाता है। मैं देखता हूँ कोई नाम नहीं होता, रजिस्टर पर साइन नहीं होते। बाद में उभर आते हैं, ये कैसे हो सकता है? यकीनन ये कोई ट्रिक है। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। अगले 4 से 5 दिनों तक किसी कब्र से कभी हंसने की आवाज़ आ रही होती, किसी कब्र से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही होती। मैं नोट डाउन करता रहता और सोचने पर मजबूर हो जाता। फूल भी अलग अलग जगह पर रखे गए होते, और आधी रात को जहां जहां मैं फूल देखता, ताज़ा फूल होते, मुरझाए गए नहीं। यानी जब मैं 8 बजे आया उस समय किसी ने फूल रखे हों, 1 बजे तक मुरझा जाएंगे। लेकिन 1 बजे भी कई कब्रों के ऊपर जब मैं फूल देखता वो ताज़े फूल होते, जैसे अभी किसी ने रखे हों। इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो चुका था। वो आदमी मुझसे पूछता, क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैंने उससे ये बात शेयर की और उसने कहा, देखो ये बात तो सोचने वाली भी नहीं है। तुम्हारे काम में कोई परेशानी आ रही है, मुझे वो बताओ। मैंने कहा, नहीं सर, काम में तो कोई परेशानी नहीं आ रही, बड़े आराम से ये काम मैं कर पाता हूँ। उसने कहा, ज़्यादा थकान तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे शरीर से बहुत ज़्यादा काम ले रहा हूँ, तुमसे मजदूरी ही करवा रहा हूँ, तुम कर नहीं सकते उतना ज़्यादा काम देता हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ज़्यादा काम तो बैठने का है, थोड़ा नोट डाउन करना पड़ता है, ज़्यादा काम नहीं है। उसने कहा, बस फिर और ज़्यादा सवाल मत पूछो, टास्क अभी के लिए इतने ही हैं, हो सकता है बीच में ये टास्क ना करने पड़े, कुछ और करना पड़े, यही है काम। मैं सबसे पहले 1 महीना यहाँ काम करना चाहता था कि काम ठीक ही है, 1 महीने में कोई काम मिल जाए, लेकिन काम अब तक मिला नहीं था। यही काम करना था मुझे। कुछ दिन बाद उस रजिस्टर में कुछ अपने आप उभरा। मैं नोट डाउन किया करता था कि किस कब्र से आवाज़ आ रही है। कब्र में जिसका नाम लिखा होता, मैं ऊपर उसका नाम लिख देता कि वहाँ से फुसफुसाहट की आवाज़ आई है, मानो कि वही आदमी बोल रहा होगा या वो औरत बोल रही होगी। एक जगह कॉलम पर ऊपर मेरा नाम लिखा था, नीचे कुछ नोट डाउन तो नहीं किया गया था, लेकिन मैं सोचने लगा, ये किसने लिखा? यहाँ पर मेरा नाम क्यों लिख दिया? मैं यहाँ मुर्दों के नाम लिखता हूँ, कब्र जिसकी है उसके नाम लिखता हूँ, मेरा नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, ये तो अशुभ है ना। उसके बाद मैंने वो नाम मिटाना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में वो बात याद आई। वो आदमी का कहना था, जो भी लिखा गया है मिटाना नहीं है, जो जैसा है वैसा रहने दो, अगर कोई लिख कर गया है तो ज़रूरी होगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस आदमी ने एक रात मुझे अलग काम दिया। उसने कहा, अब वो फुसफुसाने की आवाज़ें, वो जो फूल रखे हैं, उन्हें नोट डाउन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो काम मैं कर दिया करूँगा। तुम्हारे लिए अब एक और काम है जो तुम्हें करना चाहिए। तुम बेसमेंट में गए हो? मैंने कहा, जी सर, मैं बेसमेंट में गया हूँ, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा सफाई है, मैं दोबारा साफ़ कर दूँगा अगर आप चाहते हैं। उसने कहा, नहीं, उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो साफ़ ही है, लेकिन वहाँ सबसे पीछे तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वहाँ लोअर वॉल्ट भी है, यानी तहखाने का भी एक तहखाना। अब उसकी सफाई कर सकते हो तो कर देना, आज रात सफाई कर देना, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, जितना कर सके उतना कर देना। मैंने कहा, जी सर, बिल्कुल। फिर वो आदमी चला गया, मैं आ गया उस कमरे में। फिर मैं पहुंचा बेसमेंट में, और बेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो मैं पीछे गया। मुझे वॉल्ट में जाने का वो रास्ता मिला। जब मैं वॉल्ट में पहुंचा ना, तहखाने का भी तहखाना, यहाँ मैंने देखा
ये कोई छोटा मोटा कमरा नहीं था, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी भी नहीं थी। काफी अजीबोगरीब मशीनें पड़ी थी यहां पर। वो किस चीज की मशीनें थी मुझे नहीं पता। ऐसी मशीनें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसके बाद ग्लास ट्यूब्स, बड़ी बड़ी वो ट्यूब्स थीं। वहाँ ऐसा बहुत सारा सामान था जो अजीबोगरीब था। उनका इस्तेमाल क्या हो सकता है मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगा ये सामान एंटीक है, ये मशीनें भी मुझे एंटीक लगती हैं। अब कब्रिस्तान के तहखाने के भी तहखाने में क्या हो सकता है? मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे इसकी सफाई करनी चाहिए। तो मैं वहाँ सफाई करने लगा। धीरे धीरे मैं मिट्टी साफ कर रहा था। मैं नहीं चाहता था मैं किसी चीज़ को तोड़ूं। मशीन को भी साफ करते करते मैं देख रहा ये किस चीज़ की मशीन हो सकती है और यहाँ तहखाने के भी तहखाने में क्यों रखी गई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा समय लगाया। उसके बाद मुझे इस तरफ ध्यान भी देना था कि कहीं कोई ऊपर तो नहीं आता, और अगर किसी ने बेल बजाई, विजिटर रात के वक्त आते तो नहीं, लेकिन अगर कोई आए तो मुझे रजिस्टर में नोट डाउन करना है। लेकिन जो अपने आप नाम उभरते हैं उसका जवाब अब तक नहीं था मेरे पास। सफाई करते करते वहाँ पीछे वाले हिस्से में थोड़ी मिट्टी थी। मुझे लगा इन किताबों को हटाता हूँ, मिट्टी को साफ करता हूँ। तो वहाँ आगे पड़ी वो किताब उठाई मैंने। सबसे अजीब किताब वही थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी। तो मैंने सोचा खोल कर देखता हूँ। पूरी रात पड़ी है, मुझे मना तो नहीं किया गया है। मैंने उस किताब को खोला और ये किताब थी जितने भी यहाँ पर कर्मचारी रह चुके हैं उनकी जानकारी। और ना सिर्फ उनकी जानकारी थी, बल्कि नाम, एड्रेस और नीचे पन्ना खाली, जहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की लिखावट में ये लिखा था यहाँ पर उनका अनुभव कैसा है। पहले वाले ने अनुभव लिखा था, मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें आती रहती हैं। यहाँ काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक कब्रिस्तान में ये आम बात है। आवाज़ें तो आएंगी, जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है तो आवाज़ें तो आएंगी, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे साथ कोई है। लाइट का फ्लिकर करना और ऐसी चीज़ें मुझे डराती जा रही हैं। मैं नहीं जानता मैं कितने समय तक काम कर पाऊंगा। नीचे वाला हिस्सा खाली था, शायद तब तक उसने काम छोड़ दिया होगा। उसके बाद मैंने आगे वाले कुछ पन्ने पढ़े, और जितने भी पन्ने थे इस कब्रिस्तान में सबने यही लिखा था कि उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। यहाँ हर किसी को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे वो डर रहे थे, और लगता है वो सब काम छोड़कर जा चुके हैं। एड्रेस लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, उनके बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन मुझे ज़रूरत क्या थी? यहाँ अजीबोगरीब तो होगा ही, कब्रिस्तान में ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं। इसके बाद मैं पन्ने खंगालता गया। कई लोगों ने काम किया है। अरे तारीख तो बड़ी पुरानी भी है, 27 साल पहले की भी, जो बीच बीच में डाली गई है। यानी किसी को जो भी पन्ना मिला उसने वो खोला। मैंने कुछ पन्ने पलटे और एक पन्ना काले रंग का था और उसमें लिखा गया था, इस किताब को ज़्यादा मत पढ़ो, इसका हिस्सा बन जाओगे। रात के वक्त आपको ऐसी किताब में कोई चेतावनी मिले, आप मानेंगे या नहीं? मैंने तो माना। मैंने किताब को बंद कर दिया, जल्दी से वहीं पर वापस रख दी। मैं थोड़ा डर चुका था। जिसके बाद वो सफाई मैंने ख़त्म की, फिर मैं ऊपर आया। ऊपर मैं इंतज़ार करने लगा। अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया था, यानी एक भी विजिटर रात के वक्त मुझे नहीं मिला था। आज रात भी 12 बजे घंटा बजाने के बाद जब मैं वापस आया, 10 विजिटर के नाम पड़ चुके थे। ये नाम किसने डाले मुझे नहीं पता। मैं सोचा करता था वो इनविजिबल इंक से लिख जाता होगा मुझे डराने के लिए, लेकिन वो मुझे डराना क्यों चाहता है? 1 महीने बाद मुझे तनख्वाह मिली थी। उसके बाद मुझे लगने लगा था काम आसान भी है और अजीबोगरीब भी। 1 महीना बीत चुका है। मुझे लगा था 1 महीने में कोई अच्छा काम ढूंढ लूँगा, लेकिन अब तक मैं कोई काम ढूंढ नहीं पाया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, समय बहुत था मेरे पास, और वैसे भी मैं खाली नहीं बैठा था। यहाँ कमाई तो हो ही रही थी ना। उसके कुछ दिन बाद मुझे उस आदमी ने नया काम दिया। नया काम था
इस कब्रिस्तान के पीछे वाले गेट को खोलकर उस जंगली इलाके में जाना। वहां पर रात के वक्त अलग अलग तरह के फूल लगते हैं। उन फूलों को इकट्ठा करना अपने हिसाब से, मुझे जो भी पसंद आते हैं, और नीचे दी गई कब्रों पर हर रात वो फूलों को रखते जाना है। 7 दिन का काम था। पहली रात पीछे वाले उस गेट को खोलकर जब मैं जंगली इलाके में गया था, वहां फूल ढूंढना बड़ा मुश्किल था और मैं जंगल में और आगे तक जाता गया। लेकिन ये जो पूरा इलाका था ये उस आदमी का था, इतना उसने पहले से बता दिया था। मैं ट्रेस पासिंग करना बिल्कुल नहीं चाहूँगा। ट्रेस पासिंग यानी कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अंदर घुसना, लेकिन ये तो उसकी है और उसने मुझे काम पर रखा है। लेकिन रात के वक्त फूल ढूंढ नहीं पा रहा था। एक जगह मुझे फूल मिले। आसपास से आ रही आवाज़ों ने मुझे कुछ समय के लिए डरा दिया था। मुझे लगा डरावनी घटनाएं हो ना हो, जानवर के हाथों नुकसान करवाना नहीं चाहता। फूल लेकर मैं वापस आया। एक कब्र पर मैंने फूल रखे, अगली रात रखे, और 7 दिनों तक ये काम करना बड़ा मुश्किल का काम था। यकीन कीजिए, सिर्फ फूल कब्र पर रखना कोई आसान काम नहीं होता। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जिन फूलों को मैं रख रहा हूँ उसे साफ कोई नहीं करता। एक बार मैंने उस आदमी से पूछा, आप जो काम नहीं कहते क्या मैं वो कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करना है। सफाई तब करनी है जब मैं कहूँ, वैसे सफाई नहीं करनी। घास काटने की ज़रूरत नहीं है। सच में घास काटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पिछले कुछ समय से जितनी घास थी उतनी ही, बढ़ ही नहीं रही। फूल सूखने लगे थे जो मैंने उन कब्रों पर रखे हुए, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता इतने समय में फूल पूरी तरह से सूख चुके होंगे। लेकिन वो फूल मुरझाए नहीं थे, हल्के फुल्के ढीले ही पड़े थे। और फिर जब मैंने ये काम ख़त्म कर दिया, उस आदमी ने इससे भी ज़्यादा अजीब काम दिया। उसने कहा, रात के वक्त अंदर जाना, 12 बजे का जब घंटा बजे, उसके बाद देखना किस तरफ से रोशनी आ रही है। जिस कब्र के ऊपर एक मोमबत्ती जल रही हो, उस मोमबत्ती को हाथ में लेना है। फिर पीछे वाले जंगली इलाके में जाना है। वहां तुम्हें खंडहर मिलेंगे। खंडहर के पास एक बड़ा पत्थर रखा होगा, वो इसीलिए बनाया गया है, उसके ऊपर तुम्हें मोम नजर आएगा। उस मोमबत्ती को उस पत्थर के ऊपर रख कर आना है। यह काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि रास्ता 1.5 किलोमीटर का था और मुझे चलकर जाना था। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा था, ज़रूरत पड़े तो राइफल पड़ी है, यहाँ कोई बाहर वाला नहीं आ सकता। ज़रूरत पड़े तो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डरना मत, कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने वो बंदूक ली और उसके बाद जब जंगल में पीछे तक चलकर गया था, मैं उस कब्रिस्तान से इतनी दूर कभी नहीं गया था। और जंगल में जाना कोई आसान काम नहीं होता, खतरे वाला काम होता है, वो भी इतनी दूर तक। रास्ते में कुआं नजर आया था। उस कुएं से बुड़बुड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। ये इंसान के बुड़बुड़ाने की आवाज़ें थी। हाथ में टॉर्च थी मेरे। मैंने कुएं में टॉर्च मारी। कुएं में कोई मौजूद नहीं था, उसके बावजूद अंदर से बुड़बुड़ाने की आवाज़ें आ रही। मैं तब तक मानने लगा था यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। भूतों पर यकीन करने लगा था और खुद को सुरक्षित रखना चाहता था। चुपचाप काम करता, नियम तोड़ना नहीं चाहता था। वहां पत्थर तक पहुंचने में समय लगा। मोमबत्ती रखी, तब हवा का झोंका आया। मोमबत्ती रखने के बाद हवा का झोंका इतना तेज था, ना सिर्फ मोमबत्ती को बुझा दिया, बल्कि वो मोमबत्ती उड़ती हुई कहीं जाकर गिरी। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं वापस आ गया। सुबह के वक्त मैंने उस आदमी को पूरी बात बताई और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम मोमबत्ती रखने का था। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो मैं देख लूँगा। मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने उस आदमी से ये सवाल किया था, सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, फूल साफ करना, केयरटेकर का काम करना, नीचे की सफाई, लेकिन सर ये फूल लेकर आना, मोमबत्ती रखना, आपको नहीं लगता ये अजीब काम है? इसकी क्या ज़रूरत है? उसने कहा, तुम काम पर मेरे द्वारा रखे गए हो,
ये मुझे पता है कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी नहीं है। तुम्हें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बताओ, क्या कोई ऐसा मुश्किल काम दिया है जो तुम कर नहीं पाए या कोई कर नहीं सकता? मैंने कहा, नहीं सर, वो बात नहीं है। काम तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अजीब था। उसने कहा, जो एक के लिए अजीब होता है दूसरे के लिए साधारण होता है। जो काम तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए साधारण है, किसी के लिए बहुत अजीब होगा। धीरे धीरे काम अजीब होता जा रहा था। एक रात उसने कहा, अब तुम्हें कब्रों को रेनोवेट करना होगा, यानी उन कब्रों पर रंग करना होगा, दोबारा से नाम लिखने होंगे साफ साफ। लेकिन नाम वही नहीं लिखने, बदल कर लिखने हैं। सब कुछ बदला हुआ होना चाहिए, जो मैं बताऊं वैसा करना है। पहली बार मुझे लगा था, ये क्या चीज़ है, ये तो पहले कभी नहीं सुनी। जहां किसी को दफनाया जाए वहां उसी का नाम होना चाहिए। नाम बदला कैसे जा सकता है? एक जगह पर दो लोगों को दफनाया कैसे जा सकता है? या पहले वाली कब्र को निकाल दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? लंबे समय बाद जो लाशें होती हैं वो मिट्टी में लीन होती हैं। ये इतनी जल्दी होने वाला काम नहीं होता। लेकिन उसने जैसा कहा था मुझे वैसा तो करना ही था। लेकिन अब जो नए लोगों के मैं नाम लिख रहा था, उनके गांवों के नाम लिख रहा था, आसपास के इलाकों के नाम लिख रहा था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें मैं जानता था, मिला हुआ था। यानी पहले काम में ये लोग मुझसे मिल चुके थे। एक आदमी का जब नाम आया, मैं हैरान, अरे यार, इसकी मौत कब हो गई, पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने वो नाम लिखा और अगले दिन पता करने की कोशिश की। वो आदमी जिंदा था। उस आदमी की कब्र वहां बनी जबकि वो जिंदा घूम रहा है। वो जो कब्रिस्तान का मालिक है वो करना क्या चाहता है? एक तो कब्रिस्तान का कोई मालिक है, वो ऊपर से किसी को काम पर रखता है, अजीब काम करवाता है और तनख्वाह भी देता है। पहले मुझे लगा कि कोई प्रैंक भी हो सकता है, लेकिन तनख्वाह दी उसने। मैं नाकाबिले यकीन इसे कैसे कह सकता था। जब मैंने ये काम किया मुझे लगा वो पागल है। 2 दिन बाद रात के वक्त विजिटर आने लगे। अब जो विजिटर थे वो अपना नाम बताते, एड्रेस बताते। तब मुझे पता लगा वो नौकरी की तलाश में यहाँ पर आ रहे थे। जितने भी विजिटर आए नौकरी की तलाश में, वो आदमी भी आया था जिसका नाम एक कब्र पर लिखा था मैंने। और तब मेरा दिमाग घूमने लगा, यहाँ क्या चल रहा है? या तो मुझे पागल बनाया जा रहा है या यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है। लेकिन अब तक कुछ भी मेरे हाथ ऐसा नहीं लगा था जिसे मैं गैर कानूनी कह सकूं। ये किसी का पागलपन हो सकता है, जिंदा इंसान की कब्र बनाना, उसका नाम लिखना, नाम बदलना। लेकिन अब तक कुछ गैर कानूनी नहीं हुआ तो मैं इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। चुपचाप काम करने लगा मैं। एक दिन उस आदमी ने मुझे एक ऐसा काम दिया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था और सोचा तक नहीं था कि मुझे ये काम करना होगा। उसने कहा, तुम्हें एक कब्र खोदनी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक छेद बनाना है ज़मीन में जहाँ किसी को दफनाया जा सकता है। मैंने कहा, जी जी, कहाँ पर? उसने कहा, कब्रिस्तान में नहीं, इस कब्रिस्तान से बाहर पीछे वाला गेट खोलकर, वो जंगली इलाके में। मैं तुम्हें बताता हूँ, वहाँ एक नक्शा है तहखाने के तहखाने में, काले बक्से में, वो लेना। वहाँ पर तुम्हें छोटी सिमेट्री के बारे में बताया जाएगा। कहाँ पर है वो छोटा कब्रिस्तान? वहाँ जाना है, खड्डा खोदना है, चुपचाप वापस आ जाना है, बस इतना काम है तुम्हारा। मैं रात के वक्त उस तरफ गया। मुझे वहीं पर खड्डा खोदना था, लेकिन इस बार जिस रास्ते से मैं जा रहा, धुआं बहुत ज़्यादा था। धुआं या धुंध कहूँ, रास्ता भी लंबा था। तालाब के पास से, ये ऐसा तालाब था जिसमें 2 फुट गहरा पानी और ऊपर बना हुआ पुल को पार करके दूसरी तरफ गया था मैं। कब्रें बनी हुई थी वहाँ, कब्रें। पानी के अंदर मुझे कब्रें नजर आ रही, तालाब के अंदर कब्रिस्तान। किसी ने भी ऐसे कब्रिस्तान को जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और जब मैं उस छोटे कब्रिस्तान तक पहुंचा,
जहां पर वो नक्शा मुझे ले जा रहा था वो ज़मीन मिली मुझे। सफ़ेद रंग का चूना बिछाया गया था ऊपर और उस जगह मैंने खोदना शुरू कर दिया बिना सोचे। मुझे लगा किसी को यहाँ दफनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं आसपास की कब्रों को देखने लगा। ये जो छोटा कब्रिस्तान है, यहाँ पर किसे दफनाया जाता है? जब मैं ये देखना चाहता था, नाम पढ़ने लगा, एड्रेस देखने लगा और एक नाम पर मेरी नज़र टिक गई। ये क्या है? अलेक्जेंडर जोर्डियो। अलेक्जेंडर जोर्डियो, बड़ा अजीब नाम है। ये नाम पहले मैंने सुना है कहीं। जोर्डियो जोर्डियो जोर्डियो, कहाँ सुना है? अरे हाँ, तहखाने के तहखाने में, उस किताब में। हाँ हाँ, लेकिन ये नाम तो यहाँ जो पहले काम किया करता था उसका है ना? लगभग 13 साल पहले, हाँ 13 साल पहले जो आदमी काम करता था उसका नाम था ये। तो जो यहाँ काम कर चुका है उसकी लाश यहाँ दफनाई गई है। मैंने उसके बाद डायरी निकाली, वहाँ और कब्रें थी। मैंने उनका नाम, एड्रेस नोट डाउन किया। फिर मैंने खड्डा खोदा चुपचाप। मैं आ गया वापस उस कमरे में, तहखाने के तहखाने में जाकर उस किताब को खोलकर देखने लगा। जितनी कब्रें थीं वो सभी की सभी यहाँ काम करने वालों की थी। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या वाहियात सा मजाक है। वहाँ उन लोगों को दफनाया गया है जो कभी यहाँ काम कर चुके हैं। अब मुझे उस आदमी से बात तो करनी चाहिए, पूछूंगा उससे। मुझे डर लग रहा है। मैं उस रात उस कमरे से बाहर नहीं निकला था। अगले दिन मैंने उस आदमी से बात की। सर, मैंने एक खड्डा खोद दिया है, लेकिन एक बात है आपको बतानी होगी। वहाँ मैंने नाम पढ़े, जितने लोगों की कब्रें हैं वो सब यहाँ काम कर चुके हैं। इसका क्या मतलब? जो यहाँ काम करता है क्या उसे वहाँ दफनाया जाता है? वो आदमी कहने लगा, नहीं, तुम्हें किसने कहा? तब मैं उसे क्या बताता कि मैंने नीचे वाली किताब को पढ़ा है। कुछ सोचा मैंने और फिर कहा, सर नीचे रजिस्टर में मैंने नाम देखे जो यहाँ काम कर चुके हैं, तो मैंने नोट डाउन किया कि पीछे कब्रें काम करने वालों की है। मेरी आंखों की तरफ घूरने लगा वो और फिर उसने कहा, ठीक है, जवाब चाहिए तो इस बात का जवाब दे सकता हूँ। यहाँ जितनों ने काम किया कहीं ना कहीं तो उन्हें दफनाना पड़ता ना, तो ये कब्रिस्तान है। मैंने कहा, सर जो लोग हैं वो शहर में भी रह चुके हैं। अब कोई कहीं जाना चाहिए, कोई कहीं जाना चाहिए। अपनी मर्जी से हर कोई यहाँ थोड़े ना दफनाना चाहिए। उसने कहा, जब मैं मरूंगा मुझे भी यहाँ दफनाया जाएगा। मुझसे पहले जो मालिक था उसे भी वहाँ दफनाया गया, उससे पहले भी जो मालिक था उसे भी वहाँ दफनाया गया। जो भी मालिक होते हैं उन्हें उसी छोटे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। मैं सोचने लगा, इससे पहले मैं सवाल पूछता। उसने कहा, बस जवाब दे दिया मैंने, अब दे चुका हूँ मैं जवाब, अब और सवाल मत पूछो। दिन हो चुका है, जा सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आज तो सबसे मुश्किल वाला काम है, बड़ा मेहनत वाला काम है। रात के वक्त मिलते हैं, फिर सारे सवालों के जवाब दूंगा, नए पुराने, हर सवाल का जवाब। मैं रात के वक्त का इंतज़ार कर रहा था और जब रात के वक्त मैं उस कब्रिस्तान में आया, मैं बना चुका था कि यहाँ पर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। वो आदमी कुछ तो गलत है। इससे पहले मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैं उससे साफ साफ बात करना चाहता था। जब रात के वक्त मैंने वो गेट खोला, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था और फिर मैंने उससे कहा, सर 1 मिनट रुकिए, और उसने खुद जवाब दे दिया, हाँ मैं जानता हूँ तुम पूरी बात करने के लिए आए हो। मैं जाने वाला नहीं, आज रात में यहीं पर रुकूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। पहले वो गेट बंद कर दो, बाहर से ऐसा ना हो कोई अंदर आ जाए। बात हमारे बीच होने वाली है, हमारे बीच ही रहे। फिर मैं खुद हैरान कि वो मेरा मन कैसे पढ़ लेता है। मैं उससे जानना चाहता था और वैसे भी मुझे लगा अब मैं काम छोड़ने वाला हूँ तो मैं डरूंगा नहीं, सवाल सीधे सीधे पूछूंगा। और वो खुद बोल पड़ा, काम छोड़ने वाले हो तो ये मत समझना कि कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। काम छोड़ने से पहले
जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, 2 महीने तक काम छोड़ नहीं सकते और पीछे बचा हुआ काम पूरा करना पड़ता है, उसी तरह से काम छोड़ोगे, बाद में जो बचा हुआ काम है उसे पूरा करना होगा। वो जो तुमने खड्डा खोदा था उसे भरना भी है। ये तुम्हारा आखिरी काम, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। मैं क्या कह सकता था? मैंने कहा जी ठीक है, मैं वो खड्डे को भर दूंगा, लेकिन आपने खुदवाया क्यों था? उसने कहा जवाब मिलेगा, चलो मेरे साथ। साथ चलोगे तो जवाब भी मिलेगा। जिसके बाद मैं उसके साथ चलने लगा। सवाल मैं पूछ रहा था, वो जवाब नहीं दे रहा। जैसे ही हमने वो कब्रिस्तान जो तालाब में था पुल के ऊपर से पार किया, उसने कहा अब पूछो क्या पूछना है, जो जो पूछोगे उसका जवाब दूंगा। मैंने कहा जी काम में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मुझे नहीं लगता आगे मैं ये काम कर पाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, होता है ऐसा, जिंदगी में कभी कभी हमें अपना काम मुश्किल लगने लगता है। तुम्हें भी लगने लगा, लेकिन मुश्किल कहाँ से लगा बताओ तो सही, गड़बड़ क्या ही लगी तुम्हें? मैंने कहा जी सब कुछ तो गड़बड़ है। रात के 12 बजे कब्रिस्तान में घंटा, किस कब्रिस्तान में घंटा होता है? उसने कहा इस कब्रिस्तान में। हर कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं उठते, यहाँ उठते हैं। 12 बजे घंटा नहीं बजाओगे तो मुर्दे उठेंगे, फिर उन्हें कैसे संभालोगे? इसीलिए घंटा बजाया जाता है, उन्हें सुलाए रखने के लिए। बताओ क्या गलत है? मैंने कहा मुर्दे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने कहा मानना पड़ेगा, एक रात और गुजारो बिना घंटा बजाए, सब समझ में आ जाएगा। फिर मैंने कहा जी रजिस्टर में अपने आप नाम आते हैं, आप लिखते होंगे या कोई और लिखता है, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में ये हो सकता है, जब मैं वहाँ पर हूँ अपने आप कैसे हो जाता है? उसने कहा कब्रिस्तान में हो, भूत प्रेत होते हैं यहाँ पर, तुम्हें दिखते नहीं तो कोई बात नहीं, दिखने लगेंगे, जितना समय बीतेगा दिखने लगेगा, सब कुछ पता लगेगा तुम्हें। वो मुर्दे करते हैं, जिंदा नहीं। मैंने जितने सवाल पूछे घुमा फिरा कर उसने बेहुदा सा जवाब दिया। इतने में हम छोटे कब्रिस्तान तक पहुंच चुके थे। वो मुझे डरा चुका था, अजीबोगरीब बातें, भूत है यहाँ पर, ये होता है वो होता है, मैं सुनता गया, वो फेंकता गया, मैं लपेटता गया। जब उस कब्रिस्तान में पहुंचे मैंने कहा यहाँ जितने भी नाम लिखे हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के नाम लिखे हैं। अब अगर ये ज़मीन आपकी है तो वो देखिए, आपके पिता वो हो सकते हैं या उसके पिता वो हो सकते हैं। 3 साल का फ़र्क, 2 साल का फ़र्क। यहाँ काम करने वाले लोग अगर तो एक ही पीढ़ी में हैं तो इतनी जल्दी कैसे मर गए? उसने कहा मैंने कब कहा एक ही पीढ़ी के हैं? मैंने कहा जी आपने कहा था ना मैं यहाँ का मालिक हूँ, इससे पहले कोई और मालिक था, फिर और मालिक था। अब जितने मालिक थे सब ऐसे होंगे ना, आपके पिता, आपके चाचा, आपके भाई। उसने कहा नहीं, ये तुमने किससे सीखा है? ये लोग समाज में अजीब से नियम बनाते हैं, पिता की ज़मीन बेटे को, बेटे की उसके बेटे को, लेकिन कुदरत का ये नियम नहीं है। कुदरत में जिसका हक है उसे मिलता है, और हक पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलता। जो काबिल होता है उसे हक मिलता है। मैं काबिल था, मेरे नाम ज़मीन, आगे जो काबिल होगा उसके नाम ज़मीन। तुम काबिल हो तो तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम नहीं चाहते। मैंने कहा कि क्या मतलब आपका? उसने कहा अब जानना चाहते हो कि ये कब्र किसकी है? मैंने कहा जी नहीं जानना चाहता। उसने कहा नहीं जानना चाहते, लेकिन अंदर से तुम जानना चाहते हो। ज़बान पर शब्द बदले हैं, मन पढ़ सकता हूँ मैं। तुम जानना चाहते हो किसकी कब्र है, तुम्हारी तो नहीं? हाँ तुम्हारी है, वो देखो पत्थर, नाम भी तुम्हारा लिखा है, सब कुछ तुम्हारा लिखा गया है, इसमें तुम ही जाओगे। और ये कहने के बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये बेहूदगी की हद है। आप कह रहे हैं आप मुझे मार डालेंगे, यहाँ दफना देंगे? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगा, तुम खुद ब खुद लेटोगे कि मेरे ऊपर मिट्टी डालो। सबके साथ ऐसा होता है। तुम्हें लगता है वो मरे तब उन्हें यहाँ दफनाया गया? नहीं, जिंदा लेटते हैं यहाँ पर, यहाँ से आज़ादी पाने के लिए। तुम भी आज़ादी चाहते हो तो
लेटना होगा। मैंने कब कहा अभी लेटोगे? जब सब कुछ पता लगेगा तब लेटोगे। मैं गुस्से में, भाई साहब देखो, काम छोड़ चुका हूं मैं, अब काम नहीं करना चाहता, खड्डा भरूंगा मैं, ये आखिरी काम था। उसने कहा नहीं, लेटने के बाद ऊपर मिट्टी डालनी होगी, ऐसे थोड़े ना। मैंने कहा देख भाई, दिमाग खराब कर रखा है मेरा, है कौन तू, डरा ही रखा है। वो मेरे सामने अपने कपड़े नहीं अपनी चमड़ी फाड़ने लगा। अंदर से शैतान सा निकला, वो भयानक सा था। मैं डरा, मैं भागने लगा। उस जंगल में उससे बचना चाहता था और वो मेरे पीछे पीछे। भाग क्यों रहे हो, कहीं नहीं जा सकते, इस जंगल का कोई अंत नहीं है, वहाँ लेटो, सब कुछ खत्म करो, फिर कोई नया लड़का रखना है। तुम काबिल नहीं हो, इसीलिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं गिड़गिड़ाता गया, उससे माफ़ी मांगी। उसने छुआ नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया। कहने लगा ये जंगल से बाहर नहीं जा सकते। मैं भागा। सच में बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, शहर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद मुझे लगा उसकी बात सही है। घूम फिर कर मैं छोटे कब्रिस्तान की तरफ ही आ रहा हूँ। जिस भी दिशा में भागूं, छोटा कब्रिस्तान। थक गया मैं, हार गया मैं। पूरी रात भागता रहा, दिन होने का नाम नहीं। उसने कहा कब तक भागोगे, लेट जाओ उस कब्र में, मिट्टी डाल दूं मैं, दर्द नहीं होगा, यहाँ दर्द नहीं होता। मैं रोने लगा, लेकिन वो मुझे छू नहीं रहा था। तभी मुझे लगा जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से बाहर निकलता हूँ। शायद पीछे वाले गेट से जब भी मैं जंगल में जाता था कुछ तो अजीब होता था। मैं भागा पुल के रास्ते, वो पीछे मुझे पकड़ना चाहता था। जब वो मुझे रोकने लगा मैं समझ गया मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे रोक रहा है ताकि मैं ना करूँ। पुल को पार करके सीधा उस कब्रिस्तान के गेट के पास, और उसने कहा था मार डालूंगा, काट डालूंगा। मुझे लगा यही मौका है। कब्रिस्तान के अंदर था मैं, भागा उस गेट की तरफ और गेट खोलकर कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता, सब कुछ वैसा करना जैसा पहले किया था, बस उल्टा। गेट से बाहर निकलते ही गाड़ी लेकर वहां से भागा था मैं। वहां से भागकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में मैंने ये बताया कि मुझे मारने की कोशिश हुई है, मुझे नौकरी पर रखा और मुझे वहीं दफनाने की साजिश थी। और उसके बाद पुलिस वाले वहां पर आए, कब्रिस्तान देखा गया। कब्रिस्तान का मालिक लगभग 99 साल पहले मर चुका है। उसके बाद इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं हुआ, यही पुलिस वालों ने कहा था। लेकिन वो हैरान थे, यहाँ नई कब्रें कैसे बनी हैं, ये कौन लोग हैं, उनके बारे में तफ्तीश की जाएगी। मैंने कहा वो आदमी यहाँ था। मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई गई और एक पुलिस वाले ने कहा तुम पहले नहीं हो जो यहाँ से बचकर भागा है, कई लोग ऐसा कर चुके हैं, कई बार हम इस कब्रिस्तान में पैर रख चुके हैं, नतीजा कोई नहीं निकलता। जो तुमने देखा वो 99 साल पहले मर चुका है, अभी यहाँ भटकता है, काम पर रखता है लोगों को। जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं बचते वहीं लेट जाते हैं। कब्रें मिलती हैं हमें, कब्रें। इसके बाद मैं उस कब्रिस्तान के पास कभी नहीं गया। सोचता हूँ आज भी, अगर मैं उसकी बातों में आ जाता, लेट जाता उस कब्र में, कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा करेगा। लेकिन अगर आपको मजबूर कर दिया जाए, एक ऐसा पिंजरा जहां से आप भाग ना पाएं, टकराते टकराते अंत में हार मानेंगे और आपको सामने वाले पर यकीन हो जाएगा। बेरहम इंसान भी आपको रहम वाला लगेगा कि दर्द नहीं देगा, आसानी से मारेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, शैतानी ताकतों पर, भूतों प्रेतों जन्नातों पर अगर आपको पता है कि वो बुरी ताकत है, भरोसा नहीं करना है। चाहे वो आपके जितने भी सगे बने, अपने बने, वो अपने नहीं हैं, वो आपको फंसाते हैं और आपकी एक गलती का इंतज़ार करते हैं। आप वो गलती तो नहीं करेंगे ना?